नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। इसका पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, जिसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आ रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, हमें ये बताना है। ठीक है, एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं कि एक बिंदु से होकर हम कई रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि एक बिंदु से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक बिंदु से हम होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, यानी दिया गया जो कथन है ये असत्य है। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। सेकंड, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है ना। जैसे कि दो भिन्न बिंदु, एक ये है एक ये है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है। इससे होकर जाने वाली, दोनों से होकर जाने वाली ये रेखा है। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत नहीं होती है, केवल एक होती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक होती है, जबकि ये कह रहा है कि ऐसी रेखाएं अनंत होती है। तो ये वाला कथन भी इनका असत्य है। ये गलत कह रहे हैं कि ये असत्य है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, अगला, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब जिसकी लंबाई फिक्स हो, जिसको अपन रेखाखंड भी कहते हैं कि भाई ये रेखाखंड है, ये एक शांत रेखा है। इसकी कुछ लंबाई हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। क्या है कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इस शांत रेखा को हम इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ये कथन सत्य है। हाँ, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अर्थात दिया गया जो कथन है ये सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, अगला कि दो वृत्त बराबर होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। ठीक है बच्चों, तो दो वृत्त बराबर होंगे, यहां समझते हैं कि दो वृत्त अगर बराबर है, जैसे कि एक ये वृत्त है एक ये वृत्त है, अगर ये दोनों वृत्त बराबर है तो इसका मतलब है कि इसकी जो त्रिज्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी। तो दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होती है। तो यहां लिखा है कि दो वृत्त बराबर होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं समान है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, कि अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त भी बराबर होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिफ्थ, आकृति है ना, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है ए बी, ये इस तरह से आकृति दे रखी है ए बी। एक रेखाखंड है पी क्यू और एक रेखाखंड है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये दी गई आकृति में आपको बताना है कि दिया गया है कि ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए कि इस आकृति में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है, यानी इसकी जितनी लंबाई है इसकी भी उतनी लंबाई है। ठीक है, और फिर आगे लिखा रहा पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ये इसके बराबर है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेमी का, और ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेमी का, यानी ये और ये भी आपस में समान होंगे, यानी ये जो कथन है ये भी सत्य है।
ठीक है बच्चों, तो ये वाला कथन भी सत्य है। बच्चों हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित को परिभाषित करो, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी है। पहले देनी है समांतर रेखाओं की, सेकंड में लंब रेखाएं, थर्ड में रेखाखंड, फोर्थ में वृत्त की त्रिज्या और फिफ्थ में है वर्ग। ठीक है, तो हम सबसे पहले समांतर रेखाओं की परिभाषा देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समांतर रेखाएं जैसे कि रेल की जो पटरियां होती है, रेल की जो पटरियां होती है वो कहलाती है समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं कितनी भी आप आगे बढ़ा दीजिए या पीछे बढ़ा दीजिए, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की डेफिनेशन ये होगी कि वे रेखाएं जिन्हें अनंत तक आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, ऐसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं। तो हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा यहाँ दी है, वे रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। अब अपने परिभाषा दी है तो वो पूछ रहे कि क्या इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो जैसे हमने परिभाषा दी, वे रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें इस पद को, ये एक ऐसा पद है जिससे हम फिर डेफिनेशन दे सकते हैं इसको और समझा सकते हैं। तो यहाँ हम इस परिभाषा में इस रेखा जो शब्द आ रहा है इसको समझाएंगे। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी रेखा की डेफिनेशन देखी थी कि रेखा वह होता है जिसकी चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की लंबाई तो होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ हमें इसमें से रेखा को परिभाषित करना था, वो हमने यहाँ पे फिर अलग से लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक पद था रेखा का, इसको फिर हमने अलग से डेफिनेशन दे दी इसकी। अब हम देखेंगे लंब रेखाएं। ठीक है बच्चों, लंब रेखाएं मतलब जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इसको अपन कहते हैं लंब रेखाएं। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं जिनके मध्य 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, तो लंब रेखाओं की परिभाषा होगी, है ना, लंब रेखाएं ऐसी हो सकती है इस तरह से। ठीक है, तो वे रेखाएं जो परस्पर समकोण पे काटे, 90 डिग्री पे काटे, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं लंब रेखाएं। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या पद आ गया जिसको हमें और डेफिनेशन देना पड़ेगा, तो वो है समकोण। ठीक है, तो हमने लंब रेखा की परिभाषा ये लिखी है कि वे रेखाएं जो परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करे, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये तो हो गया आंसर। अब इसमें क्या ऐसा पद है जिसे हमें परिभाषित करना है, तो एक तो है रेखा और एक है समकोण। तो हमने यह लिखा अलग से कि भाई समकोण की अलग डेफिनेशन दे रहे हैं और रेखा की अलग दे रहे हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, रेखा मतलब जैसे कि अपन ने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ अपन परिभाषाएं लिख रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसा पद है तो उसको फिर अलग से भी परिभाषित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड वाली देखेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा हम लिख रहे हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ बनाए कि दो बिंदु हैं, इन्हें अगर हम मिला देते हैं तो प्राप्त जो आकृति है वो कहलाएगी रेखाखंड। ये एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड की परिभाषा हो गई, दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब इसमें ऐसा क्या है जिसे हमें और परिभाषित करना है, तो वो है बिंदु। तो बिंदु की नीचे हमने परिभाषा दी है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु वो होता है जिसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। जैसे अगर हम यहाँ बताना चाहें कि ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु वह आकृति है जिसका कोई भाग नहीं होता, इसकी कोई आकृति नहीं होती, मतलब जिसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। तो यहाँ हमने इसको समझाया। अब अगली परिभाषा है वृत्त की त्रिज्या की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वृत्त को, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, सेंटर है, और ये कहलाती है इसकी परिधि।
परिधि पर हम कई सारे बिंदु ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया है ए, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेडियस। तो त्रिज्या की परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ भाई क्या ऐसा पद आ गया जिससे हमें समझाना है, तो हम यहाँ वृत्त को समझा रहे हैं कि वृत्त क्या है। तो आप सिंपल भाषा में भी समझा सकते हैं कि चूड़ी जो है एक वृत्त का उदाहरण है। चूड़ी जैसी आकृति जो है वो वृत्त कहलाती है। हमने यहाँ पे ऐसे परिभाषा दी है कि वृत्त उस बिंदु का पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी समान रहती है। अगला था वर्ग। ठीक है, वर्ग की परिभाषा में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा नंबर 5 परिभाषा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वर्ग जो होता है इसको हम यहाँ बना देते हैं। तो इस तरह की जो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो कहलाता है वर्ग। ये एक वर्ग है और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अनिवार्य रूप से हर कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये है वर्ग, स्क्वायर भी इसको कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या आ गया जिससे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो कोण हम ले रहे हैं। कोण यहाँ पे हमने कोण लिखा है। कोण क्या होता है, तो कोण को अलग से फिर परिभाषित कर रहे हैं कि एक बिंदु से अगर दो रेखाएं या किरण प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण क्या है कि अगर एक बिंदु से दो रेखाएं जा रही है, इस तरह से एक बिंदु से अगर दो रेखाएं जाएगी तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों कि नीचे दी गई अभिधारणा पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है कि दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए होने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो उनके मध्य स्थित होगा। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए होने पर, दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए होने पर एक तीसरा बिंदु सी, एक तीसरा बिंदु सी कह दें, ऐसा विद्यमान होगा जो उनके मध्य स्थित होगा। तो दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर हम यहाँ पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो उनके मध्य में स्थित होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमने इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड में, यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान होंगे जो एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ए सी बी तो एक रेखा पर है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे हो सकते हैं होंगे जो एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो हम एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं डी। तो आप देखिए ए डी और बी ऐसे 3 बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बिंदु तो एक रेखा पर नहीं है, लेकिन ये 3 बिंदु एक रेखा पर है। तो ऐसे बिंदु ये 3 है जो रेखा पर है, ये वो बिंदु है जो रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो हाँ, ऐसे कम से कम 3 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो दोनों का जो था हमने यहाँ पे देखा। अब आगे क्या प्रश्न है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई ऐसा अपरिभाषित शब्द है? तो हम कहेंगे कि हाँ, इन अभिधारणाओं में एक अपरिभाषित शब्द तो है बिंदु और एक अपरिभाषित शब्द है रेखा। ठीक है, तो इसमें अपरिभाषित शब्द में एक तो है बिंदु और एक है रेखा। तो हाँ, हम कहेंगे कि हाँ, इन परिभाषाओं में अपरिभाषित शब्द है, एक तो है बिंदु और एक है रेखा। फिर आगे कह रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? ठीक है, अविरोधी का मतलब एक दूसरे से उल्टा है क्या? तो हम कहेंगे ये अभिधारणाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं है। ये अलग बात कह रही थी, ये अलग बात कह रही है, तो ये दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं है मतलब ये अभिधारणाएं एक दूसरे की अविरोधी है। थर्ड, तो ये
आंसर हो जाएगा कि हाँ ये एक दूसरे की अविरोधी है। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है, तो हम कह देंगे कि ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें तो हम आंसर देंगे कि हाँ इन अभिधारणाओं में है ना दो अपरिभाषित शब्द हैं, एक तो बिंदु है और एक रेखा है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, तो हाँ ये अभिधारणाएं अविरोधी है। तीसरा, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं कि दो बिंदु A तथा B के मध्य बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC। ठीक है, यहां देखें दो बिंदु A तथा B के मध्य एक बिंदु C इस प्रकार से स्थित है कि AC बराबर है BC, AC बराबर है BC के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर होगा 1/2 AB। ठीक है, AC बराबर होगा हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो हमें बताना है कि AC की जो लंबाई होगी वो AB की लंबाई से आधा है। ठीक है, हमें बताना है कि AC आधा होगा AB का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है यहाँ आप डायग्राम में देखिए AB लिखा हुआ है, AB। ठीक है, A से लेके कहाँ तक, B तक, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो इस AB को हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं कि A से B तक जाना है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि A से C तक जाते हैं पहले और फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, AC बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC। ठीक है, तो AC और BC का टोटल आएगा AB के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि AC बराबर है BC के। प्रश्न ये कह रहा है कि जितना AC है उतना ही BC है। AC बराबर है BC के, दोनों बराबर है। तो यहाँ हम BC के स्थान पे लिख सकते हैं AC, क्योंकि BC और AC बराबर है। ठीक है, तो ये वापस लाइन लिखेंगे, AB बराबर AC और BC के स्थान पे हम रखेंगे AC। ठीक है, BC जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हम रखेंगे AC। अच्छा, AC दो बार आ गया, AC और AC इनको प्लस करेंगे तो आएगा 2AC, और इधर है AB। अब हमें ये लाना है, इसके लिए ये जो दो है इधर गुणा में है, इसको इधर पक्षांतरित कर दें। इधर ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो इधर आके भाग लग जाएगा, 1/2। इधर गुणा में, इधर आके भाग, 1/2 इंटू AB बराबर आएगा AC के। तो लास्ट में ये जो दो यहाँ गुणा में है, इसको आप इधर लाएंगे तो ये भाग में आएगा। ठीक है, तो ये दो यहाँ गुणा में था। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है कि AC बराबर है 1/2 AB, या इसको इधर से बोले तो ये आएगा AC बराबर है 1/2 AB की। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें लाना था, इसीलिए प्राप्त हुआ, सिद्ध हुआ। पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 में जो अपन ने पढ़ा था उसी से जुड़ा हुआ है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। जैसे कि अपन ने देखा था कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है C, प्रश्न नंबर 4 में था ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध करो कि किसी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु एक और केवल एक होता है। रेखाखंड के एक से ज्यादा मध्य बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल एक होता है। ठीक है, तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करें कि भाई एक रेखाखंड है AB, हम फिलहाल मान लेते हैं कि C इसका मध्य बिंदु है। तो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C है। तो अगर मध्य बिंदु C है यानी C जितना A से दूर होगा उतना ही B से दूर होगा, मध्य बिंदु है, यानी जितना A से C की दूरी है उतनी B से C की दूरी आएगी।
ठीक है, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ अगर C मध्य बिंदु है तो हम कहेंगे कि AC की जो लंबाई है वो आधा होगा AB से। तो AC की जो लंबाई है वो आधा होगा AB से, क्योंकि C मध्य बिंदु है। तो अगर AB का मध्य बिंदु C है तो AC बराबर AC हाफ होगा AB का, हाफ होगा AB का। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, कि AB का मध्य बिंदु C है, तो अगर C है तो AC की लंबाई AB की लंबाई से आधा होगा। अब हमें यह सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल एक ही होता है। हम मान ले, अगर संभव हो तो हम मान लेते हैं कि इसका एक मध्य बिंदु और है, AB का मध्य बिंदु और मान लेते हैं कि माना इसका मध्य बिंदु है एक और D है। ठीक है, और मध्य बिंदु अगर D है तो इसका मतलब होगा कि D की यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी समान आएगी, यानी AD बराबर होगा BD के, या AD आधा होगा AB का। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि AB का एक और मध्य बिंदु D है, तो AD आधा होगा AB का, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन सेकंड, ये थी फर्स्ट। और आप यहाँ 2 समीकरण देख रहे हैं, दोनों में दायां पक्ष बराबर है, 1/2 AB 1/2 AB। तो दायां पक्ष दाएं के बराबर है तो बायां भी बाएं के बराबर आएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AC बराबर आएगा AD के, AC बराबर आएगा AD के। तो ये आ रहा है कि AC बराबर है AD के, इनसे हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो AC और AD अगर बराबर है, वो कह रहे हैं कि A से C की जो लंबाई है और A से D की लंबाई जो है वो समान है। और अगर AC और AD बराबर है तो ये तभी संभव है जब ये दोनों बिंदु एक ही जगह हो, यानी दोनों एक ही पोजीशन पे होना चाहिए। तो D जो बिंदु है वो भी कहाँ होना चाहिए, C के स्थान पर, या C बिंदु भी कहाँ होना चाहिए, D के स्थान पे, मतलब दोनों बिंदु एक ही स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये AC की लंबाई AD की लंबाई के बराबर है। ये तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों बिंदु जो हैं वो एक ही पोजीशन पे होना चाहिए, यानी फिर ये 2 बिंदु अलग अलग नहीं है, ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु है। ठीक है, तो AC और AD तभी बराबर है, ये तभी संभव है जब बिंदु C और D समपाती हो, मतलब एक जगह पर हो। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये 2 बिंदु नहीं है बल्कि एक ही बिंदु है, अर्थात किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। बच्चों, छठा प्रश्न है। ठीक है, आकृति 5.10 जो कि ये है, इसमें AC बराबर है BD के, A से C की जो दूरी AC बराबर है BD के। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर होगा CD के। ठीक है, तो यहाँ हमें ये दिया गया है कि AC बराबर है BD के, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि AC बराबर है BD के, B से लेके D तक, तो AC बराबर है BD के। अच्छा, AC बराबर BD हमें दे रखा है। अब हम AC को कैसे लिख सकते हैं, A से लेके C तक लिखना है, तो अपन इसको ब्रेक करेंगे बीच में। A से C तक जाना है तो हम पहले A से B तक जाएंगे, फिर B से C तक जाएंगे। तो AC को हम लिखेंगे AB प्लस BC, इसी तरह से BD को भी लिखेंगे BC प्लस CD। ठीक है, ऐसे लिखा चित्र के अनुसार, चित्रानुसार या चित्र से। अब हम देख रहे हैं कि BC इधर भी आ गया, BC इधर भी आ गया, तो दोनों में BC मौजूद है। BC से BC काट देंगे तो इधर बचेगा AB, इधर बचेगा CD, और ये हमें लाना था। अतः AB बराबर होगा CD के। ये तो सिद्ध हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 ये है इस तरह से कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में अभिग्रहित 5 जो है
वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो अभिग्रहित 5 हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में अभिग्रहितों के बारे में। उसमें 5 हमने पढ़ा था और वो ये था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अभिग्रहित 5 का जो स्टेटमेंट है वो है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो क्या ये बात सभी देशों में लागू हो सकती है? क्या ये बात सभी स्थानों पे लागू हो सकती है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है अभिग्रहित 5, ये विश्व के हर कोने में किसी भी समय पर सदैव सत्य रहता है कि पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सर्वव्यापी सत्य है, इसलिए इसको माना जाता है सर्वव्यापी सत्य। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक्सरसाइज 5.1। इसके हमने सारे सवाल कर लिए। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.2 एक छोटी सी प्रश्नावली है, तो उसको भी हम बहुत शीघ्र करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।